हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स ही पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू 23 से रिलेटेड एक और टॉपिक, क्योंकि एग्जामिनेशन नजदीक है। एंड आई होप कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हुई होगी हमारे नोट्स के माध्यम से। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं कि जैन 2025 से हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस को वापस से रिज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज कॉल मी और व्हाट्सएप मी एट माई नंबर विच इज 8101065300। ऑनलाइन क्लासेस की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ पे करके आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स, उसके ऊपर क्लासेस एंड यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर्स, ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए। अगर आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और बेहतर स्टडी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बस एक चीज और बताता चलूं कि अगर अगर आप नए हो यार, तो हमारे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चल पाए कि ऑनलाइन क्लासेस हम लोग करवा रहे हैं। साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ जो है आपको उसी के साथ मिल जाएंगी। और साथ ही साथ ये जो कंटेंट्स अभी मैं बना रहा हूँ, ये बहुत ही यूजफुल है। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको बनाया गया है। तो इन सारे टॉपिक्स को भी अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए ताकि आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। वो होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस, हम लोग करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी करेंगे दैट व्हाट बेसिक कंसीडरेशंस हैव टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल बैलेंसिंग पोर्टफोलियो। जब आप अपने पोर्टफोलियोज को बैलेंस करते हो, तो क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आपको रखनी है, क्या क्या चीजों को कंसिडर करना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Okay then. So application for portfolio analysis. So portfolio analysis is a strategic management tool used to evaluate and manage a company's business units or products as a portfolio, considering their market position and growth potential. तो यार देखो, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो जैसे कि मैं करता हूँ, तो मेरा पोर्टफोलियो एक है। पोर्टफोलियो का मतलब हो गया कि आपने अपने डीमैट अकाउंट में कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स आपने खरीद रखे हैं, राइट। कौन सा आपको लगता है कि चलेगा, जो चलेगा उसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे, जो नहीं चलेगा उसको आप अपने पोर्टफोलियो से निकाल दोगे। जो आपको लगेगा कि आगे जाकर के आपको मार्केट जो है वो कंपनी जो है डिक्लाइन हो सकती है, तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रख के क्या करोगे, आप उसको निकाल दोगे। तो पोर्टफोलियो जैसे हम अपना मैनेज करते हैं शेयर मार्केट के केस में, उसी तरीके से बिजनेसेस के केसेस में भी उनका भी पोर्टफोलियो जो है मैनेज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है ना। तो ये काम जो है कंपनी करती है, बहुत बेहतरीन तरीके से करती है, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ चीजों का ध्यान जो है हमें रखना होता है कि आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करेंगे, राइट। तो उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है? एक स्ट्रेटेजिक टूल है जिसमें हम ये इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं या फिर मैनेज करने की कोशिश करते हैं कंपनी के बिजनेस यूनिट्स को, जो भी उनके पास अवेलेबल है, या उनके प्रोडक्ट्स को, या एज ए पोर्टफोलियो कंसिडरिंग देयर मार्केट, उनके मार्केट पोजीशन को देख करके, उनके ग्रोथ पोटेंशियल को देख करके हम चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट। The two popular model for portfolio analysis are the Boston Consulting Group। तो देखो, जो दो पॉपुलर मॉडल्स हैं जिसको बेस बना करके ये किया जाता है, एक तो है बीसीजी जिसका मतलब है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, और दूसरा है जनरल इलेक्ट्रिक बाई मैकेंजी मैट्रिक्स, है ना। जनरल इलेक्ट्रिक का मैकेंजी मैट्रिक्स, ये दो तरीका है जिसका इस्तेमाल करके, एक तो है बीसीजी मैट्रिक्स, दूसरा है मैकेंजी मैट्रिक्स। तो बीसीजी जो है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का है, और मैकेंजी मैट्रिक्स जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक का है। तो अब इसका इस्तेमाल करके पोर्टफोलियो में एनालाइज बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे पहला है रिसोर्स एलोकेशन, है ना, कि फंड्स जो है जो जहां से आ रही हैं उसको आप कैसे एलोकेट करोगे, राइट। पोर्टफोलियो एनालिसिस हेल्प्स इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली अमंग डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स और प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो किसी भी यूनिट, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, अब एक बंदे का एक ही बिजनेस तो जरूरी नहीं है, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स या फिर ऐसे यूनिट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स जहां जो कि स्ट्रेटेजिकली उसमें ग्रोथ आने के चांसेस ज्यादा हैं, स्ट्रेटेजिकली आपके लिए इंपॉर्टेंस है, तो आप डेफिनेटली उनके लिए आप रिसोर्सेज को पहले दोगे, राइट। तो पोर्टफोलियो एक तरीके से एनालाइज करता है, आपको ये हेल्प करता है अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने में उन सारे प्रोडक्ट्स या फिर यूनिट्स के ऊपर जो आपको आगे जाकर के फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ आपको दे सकते हैं। हाई पोटेंशियल यूनिट्स में रिसीव मोर रिसोर्सेज फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हाई पोटेंशियल यूनिट्स होंगे, जहां पे बेनिफिट आपको ज्यादा हो सकता है, वहां पे ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं ताकि वहां पे ठीक तरीके से काम हो सके और फर्दर डेवलपमेंट जो है वहां पे किया जा सके।
दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट का वही है कि जहां पे आपको लग रहा है कि लॉस हो सकता है, वहां पे फंड्स आपको रोक देना है, वहां पे चीजों को और आगे नहीं बढ़ाना है, वहां पे चीजों को थोड़ा सा बैकफुट पे आकर के खेलना है, जैसे क्रिकेट में होता है, राइट, कि इस बॉलर से हमें रिस्क है तो मैं थोड़ा बैकफुट पे खेलूंगा, मैं फ्रंट फुट पे आगे बढ़ करके उसको चौके छक्के मारने नहीं जाऊंगा, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट भी इसमें किया जाता है। It assists in managing risk in by diversifying the business portfolio। तो ये कैसे करता है, ये अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को डाइवर्स कर देता है। मतलब जैसे कि हमारा पोर्टफोलियो है, अगर मैं सारे के सारे, सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए और मैंने 1 लाख रुपए अगर एक ही कंपनी में लगा दिए और वो कंपनी अगर डूब गई तो मेरे सारे पैसे डूब गए। लेकिन अगर आप सपोज 1 लाख रुपए आप 10 कंपनीज में लगाते हैं, 10-10 हजार रुपए करके, तो एक कंपनी डूबेगी तो बाकी सारी थोड़ी डूब जाएगी। अगर या फिर एक कंपनी में अगर लॉस इस आज के दिन हो रहा है तो दूसरी कंपनी में भी आज के दिन लॉस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ओवरऑल जब आप चेक करोगे तो देखोगे कि जब जब आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो आपको ज्यादा फायदा हो रहा है कंपेयर टू जब आप सारे के सारे पैसे एक ही जगह पे लगा दे रहे हो। तो यहाँ पे भी वही बात बोली गई है, ठीक है ना। तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, अ वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में इंक्लूड अ मिक्स ऑफ हाई ग्रोथ, हाई रिस्क एंड लो ग्रोथ, लो रिस्क प्रोडक्ट, है ना। हाई ग्रोथ, हाई, हर चीज यहाँ पे हाई है ना। ग्रोथ भी हाई है, रिस्क भी हाई है, और दूसरा हो गया फिर तो लो ग्रोथ या फिर तो लो रिस्क, है ना। तो उन सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है, राइट। सो लो रिस्क प्रोडक्ट और बिजनेस यूनिट्स रिड्यूसिंग ओवरऑल बिजनेस रिस्क। अब इसकी वजह से जो है, जो बिजनेस रिस्क है वो कम जाता है इन सब चीजों के होने के वजह से। तीसरा पॉइंट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ओके, सो पोर्टफोलियो एनालिसिस गाइड्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग by providing insights into the market position। ओके, सो पोर्टफोलियो एनालिसिस ये भी हेल्प करता है कि किस तरीके से आप अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करोगे, आप प्लान किस तरीके से बनाओगे, क्या प्लानिंग के तहत आप अपने इस चीजों को आगे बढ़ाओगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। ये करने में भी पोर्टफोलियो एनालिसिस आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाओगे तो आप प्लानिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, राइट। सो पोर्टफोलियो एनालिसिस गाइड्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग by providing insights into the market position and potential of each business unit। It helps in identifying areas for expansion। ऐसा business, ऐसा unit जहाँ पे आपका business बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है या चल सकता है, आप उसको क्या करते हो, आप उसको expand करने की कोशिश करते हो, अपने business को बड़ा करने की कोशिश करते हो। तो portfolio analysis के जरिए आप identify कर सकते हो कि ऐसे कौन कौन से areas हैं जिसको expand किया जा सकता है, या ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जहाँ पे आप डाई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो या फिर डिस इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। बोलने का तरीका होता है, ठीक है ना। और जो आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो किसके साथ अच्छी है या किसके साथ और अच्छी आपको बनानी है, ये सारी चीजें आप पोर्टफोलियो एनालिसिस के जरिए ही आप पता कर पाओगे। चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक तरीके से चेक कर सकते हैं, इवन उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। By categorizing business units or products into different quadrants, e.g. stars, cash cows, question marks and dogs। तो एक तरीके से ये ना कैटेगराइज कर दिया गया है ना आपके बिजनेस के यूनिट्स को, कि कौन सा स्टार है, कौन सा कैश काव है, कौन सा क्वेश्चन मार्क है, या कौन सा डॉग्स है। आपने इसको इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया तो जिससे आपको ये चेक करने में दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा बिजनेस अच्छे तरीके से रन कर पा रहा है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस फैसिलिटेट्स अ फोकस्ड एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश जनरेशन ऑफ ईच सेगमेंट, है ना। तो 4 सेगमेंट में आपने बांट दिया और आपको पता चल गया कि जो स्टार्स है, आपने जिन यूनिट्स को आपने स्टार्स में रखा था वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कैश काउज में भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कैश की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क वाले में थोड़ी बहुत दिक्कत है ना। तो आप अपने यूनिट्स को इन चारों में आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से बांट दे रहे हो, कैटेगराइज कर दे रहे हो, जिससे आपको एक आइडिया हो जा रहा है और उसी तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ा करके चल रहे हो, ठीक है। ओके देन, तो एप्लीकेशन तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं उन सारे पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको कंसिडर करना है अगर आप अपने पोर्टफोलियो को ठीक तरीके से बैलेंस करना चाहते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है मार्केट ग्रोथ रेट। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। एमजीआर, मार्केट जिस तरीके से ग्रो करेगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपको थोड़ी बहुत मैनेज आपको करना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर तो आपको कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। पर जब मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, जब ऐसा लगता है कि नहीं चीजें बहुत ऊपर जा रही हैं तो कभी भी नीचे भी आ सकती हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है। जैसे अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, मेरे पास जो पोर्टफोलियो है, जो मेरे पास जो म्यूचुअल फंड्स है, वहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन डेट्स
जो डेट फंड्स होते हैं वो भी आपको इंक्लूड करके रखना है, ताकि चलो अगर स्मॉल कैप में कुछ हुआ तो डेट फंड का जो पैसा जो वहां से आ रहा है, जो जनरेट हो रहा है, वो उसको मेकअप कर लेगा, राइट। सो मार्केट कैपिटल ग्रोथ रेट के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। So business units in high growth markets may require more investment. जहां पे high growth market है वहां पे ज्यादा investment की जरूरत पड़ती है, investment to capitalize on opportunities. अगर आपको वहां पे जो opportunities available हैं, अगर आपको उसको capitalize करना चाहते हो तो वहां पे आपको ज्यादा investment की जरूरत पड़ेगी high growth market में। Okay? Units in low growth market may focus on efficiency and cost control. तो जो low growth markets होगा वहां पे जो units होंगे वहां पे जो आपका efficiency है वो थोड़ा कम होगा, आप अच्छे तरीके से वहां पे नहीं कर पाओगे चीजों को, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो मार्केट ग्रोथ रेट कहाँ पे कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस करना पड़ता है। दूसरा है मार्केट शेयर। सो यूनिट्स विद अ हाई मार्केट शेयर मे बी पोजीशनड एज अ कैश काउज और स्टार्स, है ना। तो ऐसी यूनिट्स जिसका जो मार्केट शेयर है काफी ज्यादा है, सपोज आपका एक प्रोडक्ट पूरे मार्केट के 90% कस्टमर्स को जाता है ना, तो आपका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो या फिर पोजीशन कर सकते हो एज ए कैश काउ या फिर स्टार्स, है ना, क्योंकि वहां बहुत अच्छा इनकम हो रहा है, आपका बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है, बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो मार्केट शेयर भी बहुत चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ती है जब आप अपने बैलेंस को, पोर्टफोलियोज को बैलेंस कर रहे हो। तो जहां पे सपोज आपका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, आपको फायदा बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, तो क्या वहां पे आप अपने पोर्टफोलियो में से किसी यूनिट को बाहर निकालोगे? ऑब्वियसली नहीं निकालोगे, उसको ऊपर करके रखोगे, स्टार्स बना करके रखोगे, उसमें और ज्यादा पैसे डालोगे ताकि और ज्यादा रिटर्न आपको आए। तो मार्केट शेयर में जो है, मार्केट शेयर भी आपको देखना होता है, आपको कंसिडर करना होता है जब आप अपने पोर्टफोलियोज को बैलेंस करने की बात करते हैं, राइट। While those with low market share may need strategic investments or consider divestiture, है ना, divestiture। यार इसको बोलना ना बहुत मुश्किल काम है, इसको आप डिसइन्वेस्टमेंट बोल सकते हो कि आप अपने शेयर्स को बेच दे रहे हो, मतलब जहां पे भी आपने इन्वेस्ट किया है उसको आप और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको निकाल दे रहे हो वहां से। तो यही वही बात यहाँ पे बोली गई कि ऐसा बिजनेस जहां पे आपका लो मार्केट शेयर है, ऐसा यूनिट जहां पे आपका मार्केट शेयर वो काफी लो है, तो वहां पे आप और ज्यादा इन्वेस्ट करके अपने मार्केट शेयर को और बढ़ाने की कोशिश करोगे, या फिर तो आप वहां से कंप्लीटली वहां से बाहर निकल जाओगे, है ना। तो वहीं पे बोला जा रहा है कंसिडर डाइवेस्टिचर। यार क्या पढ़ूं मैं इसको, ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स का ये लोग इस्तेमाल करते हैं ना कि दिमाग खराब हो जाता है। चलो ठीक है, कम से कम मैं समझा पा रहा हूँ पहला और दूसरा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है competitive positioning. So assessing the competitive position for each business units helps in determining its potential for growth or decline, है ना। तो जो competitive positioning है वो भी आपको देखना, उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आप ठीक तरीके से उसको अलाइन कर पाए अपने गोल्स के साथ, और आप उसके पोटेंशियल को आप चेक कर पाए। अगर उसकी पोटेंशियल बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको फिर वहां पे कुछ मेजर स्टेप्स लेने पड़ जाते हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग भी आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग एनहांसेस द चांसेस ऑफ सक्सेस। अगर आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, मतलब सपोज आपके पास एक प्रोडक्ट है और उस तरह के 5 कंपनीज और हैं जो कि सेम तरह के प्रोडक्ट को बेच रही है, तो आपका प्रोडक्ट अगर अपने आप में यूनिक है, जैसा कि मैंने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया था, अगर यूनिक है, बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि पांचों कंपनीज आपके मार्केट शेयर को थोड़ा सा खाए, लेकिन आपका चूंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो लॉन्ग रन में वो बहुत अच्छा होगा, राइट। तो आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पोजीशन किया है ना, अच्छा बनाया है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग अगर आपकी रहेगी तो वहां पे सक्सेस भी होने के आपके चांसेस काफी ज्यादा होंगे। चौथा नंबर पॉइंट है सिनर्जीज। तो आइडेंटिफाइंग सिनर्जीज मतलब एक तरीके से सेम चीजें जो हैं दोनों में अवेलेबल। सो आइडेंटिफाइंग सिनर्जीज एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग बिजनेस यूनिट्स इज क्रूशियल, है ना। तो सिनर्जीज को आइडेंटिफाई करना, जो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करना यूनिट्स में, ये काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो यहाँ पोर्टफोलियो एनालिसिस में ये भी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है अपने उसको बैलेंस करने में, राइट। सो बैलेंसिंग द पोर्टफोलियो इन्वॉल्व्स optimizing synergies and minimizing conflicts to enhance overall performance, right। तो जो overall performance है वहां पे क्या क्या चीजें हैं, वहां पे conflicts भी हैं, वहां पे क्या है, synergies भी है। तो आपको क्या करना है, अपने synergies को optimize करना है और बेहतर बनाना है, और साथ ही साथ जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स है वहां पे आपको हटना है, वहां से उसको मिनिमाइज भी करना है, तभी आप बैलेंस कर पाओगे, राइट। तो ये पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पांचवा है, अगर आपको बैलेंस करना है तो वो है रिस्क टॉलरेंस, है ना। कई बार रिस्क हमें बर्दाश्त भी करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि शुरू में तो हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत रिस्क है, लेकिन आगे जाकर के उसका रिवॉर्ड भी हमें काफी बड़ा मिलता है। तो रिस्क को टॉलरेट करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो कंसिडरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस रिस्क टॉलरेंस इज एसेंशियल, है ना।
तो एक ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क टॉलरेंस को भी कंसिडर करना काफी ज्यादा एसेंशियल है। क्यों है? सम बिजनेसेस मे बी मोर रिस्क एवर्स, है ना, कुछ बिजनेस होती है जहां पे बिजनेस का रिस्क जो है काफी ज्यादा होता है या फिर काफी कम होता है, या फिर कहीं और पे आपको देखने को मिलेगा कि जहां पे ज्यादा रिस्क है वहां पे ज्यादा रिटर्न भी है ना, तो उसको भी टॉलरेट आपको थोड़ा करना पड़ेगा कि बात चलो कि यहाँ पे जो है अभी आपको थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा डर आपको लग रहा है, हो सकता है कि थोड़े बहुत लॉसेस भी हो, लेकिन लॉन्ग रन में हमें रिटर्न जो है काफी ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू अदर यूनिट्स या फिर अदर प्रोडक्ट्स। तो उस केस में आपको रिस्क थोड़ा बहुत टॉलरेट करने की आवश्यकता पड़ती है, राइट। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ पानी पीने के लिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके गाइस, तो छठा पॉइंट है लाइफ साइकिल स्टेज। Now, recognizing the life cycle stage of each business unit or product helps in tailoring strategies. अब देखो, कोई प्रोडक्ट जो है जब पहली बार लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे वो प्रोडक्ट बहुत बिका, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो घटने लगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। जब वो लॉन्च होता है थोड़ा कम चलता है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है कुछ टाइम बीतता है तो वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चलने लगता है, फिर धीरे धीरे करके और ज्यादा चलने लगता है, लेकिन फिर जाकर के मार्केट में कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है और उसकी जो वैल्यू है वो घटने लगती है, उसको लोग कम खरीदने लगते हैं, राइट। और एक टाइम पे आकर के वो प्रोडक्ट मार्केट से बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस कंप्यूटर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस कंप्यूटर में विंडोज 13 अभी लगा हुआ है, राइट। लेकिन इससे पहले क्या था? विंडोज 10 था, उससे पहले क्या था? विंडोज 8 था, उससे पहले क्या था? विंडोज 7 था, राइट। एक्सपी, फिर उससे भी पहले विंडोज 95। तो बहुत सारे विंडोज के वेरिएंट्स आते गए हैं, प्रोडक्ट्स आते गए हैं। तो जब वो लॉन्च हुआ था तो वो बहुत चला था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी वैल्यू घटते गई और लोगों ने उसको धीरे धीरे करके बंद कर दिया, है ना। जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है तो उसको कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप उसको टेलर कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स को घटाइए, कम कीजिए। जैसे एप्पल का फोन का एग्जांपल ले लो, अभी हम लोग एप्पल आईफोन 16 की बात कर रहे हैं, राइट। 16 हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे जब ये लॉन्च हुआ था, जब एप्पल का आईफोन जब लॉन्च हुआ था, पहला आईफोन, है ना, तो उस टाइम पे आपको क्या लग रहा है कि जो डिमांड अभी है क्या उस टाइम पे नहीं होगा? उस टाइम पे भी उस प्रोडक्ट का डिमांड था, लेकिन क्या आप अभी एप्पल आईफोन खरीदोगे? आईफोन 3, आईफोन 4, 5, 6, 7 जो भी है, क्या आप अभी उसको खरीदोगे आईफोन 16 के जमाने में? ऑब्वियसली नहीं खरीदोगे, राइट। तो पुराने प्रोडक्ट्स को टेलर करना बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पे हो जाता है। वही बात यहाँ पे बोली गई है। Life cycle stage. So recognizing the life cycle stage of each business unit or product helps in tailoring strategies. Okay. Emerging products may require more investment. तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि emerge कर रहे हैं या कर सकते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करने की जरूरत पड़ती है, while mature products focus on optimization। या फिर या तो उसके साथ जो मैच्योर प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी मैच्योर कर गए हैं, काफी बूढ़े हो गए, काफी पुराने हो गए, लेकिन अभी भी चल रहे हैं, उनको ठीक तरीके से ऑप्टिमाइज करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं कभी प्योर एग्जांपल दूं कि ओप्पो का मेरे पास फोन था, ओप्पो रेनो 10। अभी आपने ओप्पो रेनो 12 के बारे में भी आपने सुन लिया होगा, लेकिन जो 10 का फोन है, जो 10 वाला मॉडल है, वो इतना सक्सेसफुल हुआ 11 और 12 के मुकाबले कि अभी भी ये ज्यादा बिक रहा है। तो कंपनी क्या कर रही है? इसको ऑप्टिमाइज कर रही है, प्लस नए प्रोडक्ट भी लेकर के आ रही है। समझ रहे हो आप? तो ऐसे मैच्योर्ड प्रोडक्ट्स उसको ऑप्टिमाइज भी करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सातवां पॉइंट है स्ट्रेटेजिक फिट। सो अलाइनमेंट विद द ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज क्रिटिकल। सो आपका जो ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है उसके साथ अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्रिटिकल होता है, तो उसको ध्यान में रख करके आपको चीजों को करना है। द पोर्टफोलियो शुड कंट्रीब्यूट टू अचीविंग द कंपनीज लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी पोर्टफोलियो आप अपने पास रखोगे उसको बैलेंस करके उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे पोर्टफोलियो को क्रिएट करो कि जो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म गोल या फिर ऑब्जेक्टिव है वो भी उससे पूरा हो, है ना, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। नाउ अब इसको क्लोज करते हैं। बैलेंसिंग पोर्टफोलियो इन्वॉल्व्स अ डायनामिक प्रोसेस। जब आप बैलेंसिंग पोर्टफोलियो की बात करते हो तो अपन तो ये काम जो है बहुत ही डायनामिक होता है। ऐसा नहीं कि आज किया फिर आपने छोड़ दिया। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डायनामिक होता है, आपको कॉन्टिन्यूअस चेक करते रहना होता है और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना होता है। प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड रेगुलरली रीपासेस, है ना, रीअसेस बोला गया यहाँ पे कि रेगुलरली आपको चेक करते रहना है। एंड एडजस्ट देयर पोर्टफोलियो इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन मार्केट डायनामिक्स। अगर मार्केट में किसी भी तरह का चेंजेस देखने को मिल रहा है, मार्केट के डायनामिक्स में किसी भी तरह का चेंज आ रहा है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप किसी भी तरह का चेंज हो रहा है ना, जो आपकी इंटरनल कैपेबिलिटी है उसमें किसी भी तरह का बदलाव हो रहा है, तो उसके बेसिस पे आपको अपने जो पोर्टफोलियो है उसको बैलेंस करना भी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। और ये एक डायनामिक प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूअस चलते रहता है, ये रुकता नहीं है।
Okay, it ensures that company maintains a competitive edge and sustains long term success. अगर आप ये चीजें करोगे तो इससे क्या होगा, जो कंपनी है ना उस तरीके से जो उसका कॉम्पिटिटिव एज है वो आप मेंटेन करके रख पाओगे और साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है आप उसको सस्टेन कर पाओगे। राइट, तो आपको आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैं बार बार लोगों को बता रहा हूँ कि जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पे विच इज 8101065300 एंड वी विल डू आवर क्लासेस। ओके, yeah, so thank you so much, we will meet in our next video, till then bye bye, take care, bye।